Hi everyone, Assalamu alaikum. Welcome to the seventh webinar session of our webinar series. In this session, we discuss about SolidWorks and advanced SolidWorks techniques for design professional and so on. I am your host for today's session. My name is Hassan Akil and I am a student of Industrial Engineering and Management Department at Dow UAT. सो गेस्ट के बारे में शॉर्ट इंट्रो करवा दूं. अवर गेस्ट इज एक्सपर्ट इन सॉलिडवर्क एंड विद सो मैनी ईयर ऑफ एक्सपीरियंस. सो ग्रेजुएट फ्रॉम दाऊद यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं और इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से ही. और अभी फ़िलहाल कंपास पाकिस्तान प्राइवेट लिमिटेड में सेल्स एंड मार्केटिंग की डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले I would like to call the speaker for today's session, Mr. Mohammad Soeb Ansari. Over to you, Soeb bhai. Assalamu alaikum everyone. Walaikum assalam. Our today's session is based on CAD CAM, basically SolidWorks. So starting with the question कि अभी आप सारे कौन कौन से सेमेस्टर तक पहुंच चुके हैं. आवाज आ रही है आपको मेरी? अभी यहाँ पर फाइनल ईयर जी जी स्टूडेंट्स भी हैं अभी जो ठीक है, मुझे ये बताइए आप कौन कौन से ईयर्स के हैं, मतलब फाइनल ईयर के भी हैं और बाकी जूनियर्स भी हैं हमारे या नहीं? जी जी हर डिपार्टमेंट से, हर ईयर से, फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर, जूनियर्स भी हैं सीनियर्स भी. सही. तो पूछने का मकसद ये था कि हमारे पास जो है वो शुरू के सेमेस्टर्स में एक कोर्स पढ़ाया जाता है इंजीनियरिंग ड्राइंग का. ठीक है, तो मैं ये अज्यूम करूँगा कि आप सब लोगों ने वो कोर्स जो है वो पढ़ा हुआ होगा. ठीक है, तो मकसद ये है कि वो कोर्स जो है वो हमारा प्री रिक्विजिट काम करेगा सॉलिडवर्क्स या कैड कैम के लिए. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. मेरा इंट्रोडक्शन तो पहले दे दिया है, फिर भी मैं एक दफ़ा और दोहरा देता हूँ. मेरा नाम मोहम्मद सोएब अंसारी है. आई एम बैचलर फ्रॉम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट बैच 19 और करंटली मैं कंपस पाकिस्तान में जॉब कर रहा हूँ एज अ प्रोसेस इंजीनियर सेल्स एंड मार्केटिंग. इससे पहले मैं प्रोडक्शन प्लानिंग में भी रह चुका हूँ. ठीक है, तो मेरा एक्सपीरियंस फ्लोर का भी है और मैनेजमेंट लेवल का भी है. तो एज अ प्रोसेस इंजीनियर मुझे काफ़ी सारे जो है ना प्रोजेक्ट्स अवार्ड हुए थे, जिनमें से एक प्रोजेक्ट इंडस्ट्रियल रैक्स से रिलेटेड था जो कि कैड गेम में मैंने जो है वो परफॉर्म किया. तो कैड गेम का मेरा तकरीबन 2 साल का एक्सपीरियंस है. मैं अपने फाइनल ईयर से जो है ना सॉलिडवर्क्स और इससे रिलेटेड जितने भी कैड गेम के सॉफ्टवेयर्स हैं उस पर वर्क करता हुआ आ रहा हूँ. मैं काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स भी कर चुका हूँ, पर्सनल भी हैं, एजुकेशनल भी हैं हमारे फाइनल ईयर से रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड, और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स भी मैं करंटली कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये कुछ कंटेंट है जो मैंने डिवाइड किया है. 6 सेक्शंस हैं इसके. पहला तो इंट्रोडक्टरी है कि भाई सॉलिडवर्क्स होता क्या है, क्यों काम आता है, ठीक है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, इंडस्ट्रियल वर्क में किस तरह यूज़ होगा. सेकेंड, सॉलिडवर्क्स के अलावा कौन कौन से कैड सॉफ्टवेयर हमारे पास ऐसे हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं एज ए इंडस्ट्रियल इंजीनियर और जो है ना प्रोसेस इम्प्रूवमेंट के लिए, ये डिफरेंट चीज़ें. ठीक है, और स्कोप ऑफ कैड सॉफ्टवेयर, लाइक हमारे पास बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो मतलब डिफरेंट इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के अलावा बहुत सारे ऐसे हमारे पास से फील्ड्स हैं जिसमें हम कैड कैम सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, मैं थोड़ी सी बेसिक्स बताऊंगा कैड सॉफ्टवेयर की, ये सॉलिडवर्क्स की, कि बेसिक्स क्या है इसकी, 3D मॉडलिंग और डिज़ाइनिंग के लिए किस तरह इसको यूज़ करते हैं. देन फिर मैं आपको अपने कुछ प्रोजेक्ट्स, पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी दिखाऊंगा कि मैंने किन किन प्रोजेक्ट्स पे काम किया है. देन उसके बाद एक क्वेश्चन आंसर सेशन भी होगा. ठीक है, तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट सॉलिडवर्क्स. सॉलिडवर्क्स डिसॉल्ट सिस्टम्स का एक ब्रांड है. डिसॉल्ट सिस्टम और भी दूसरे तरह के सॉफ्टवेयर भी बनाता है रिलेटेड टू 3D मॉडलिंग. सॉलिडवर्क्स उसमें सबसे फेमस है. ठीक है, कैटिया वगैरह का आपने नाम सुना होगा, वो भी इसी के जो है ना डिसॉल्ट सिस्टम के ही दूसरे सॉफ्टवेयर हैं. तो 1 नवंबर 1995 को इसकी इनिशियल लॉन्चिंग हुई थी. देन उसके बाद इसके डिफरेंट वर्जन जो है ना आते रहते हैं.
It is used to develop and market solid modeling, computer aided design, computer aided engineering, 3D CAD design and collaboration analysis and product data. बेसिकली सॉलिड वर्क्स जो है वो आपकी जो किसी भी ऑब्जेक्ट की 3D मॉडलिंग के लिए सही है, उसकी एनालाइजेशन के लिए, सिमुलेशन के लिए, मोशन स्टडी के लिए, हर तरह की स्टडीज और विजुअलाइजेशन इसके अंदर परफॉर्म की जा सकती हैं। अब इसकी ज़रूरत क्या है, हम सॉलिड वर्क यूज़ क्यों कर रहे हैं? हमारे पास बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट। अब प्रोडक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, एक नया जब प्रोडक्ट बन रहा होता है तो उसके जैसी दूसरी प्रोडक्ट्स को देखा जाता है। फॉर एग्जांपल एक मेरे पास गियर बनना है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि गियर दूसरी कंपनीज किस तरह के गियर्स वो डिज़ाइन कर रही हैं। उसके बाद मैं अपने पास एक रफ उसकी डायमेंशन सेलेक्ट करूंगा, देन उसके बाद मैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर उसको बिल्ड करने की कोशिश करूंगा। उससे क्या होगा कि मैं एक नया तरह का प्रोडक्ट जो है ना मार्केट में लॉन्च कर पाऊंगा। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है 3D मॉडलिंग का, कि मैं एक डिज़ाइन फेज से उसको एक 3D सॉफ्टवेयर के अंदर एक 3D शेप में लेकर आऊँ, देन उसके ऊपर एनालिसिस करूँ कि उसके ऊपर स्ट्रेसेस किस तरह एक्ट करती हैं, वो कंपोजिशन उसकी कैसी होनी चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, और वो मुझे किस तरह वो मेरे लिए किस तरह बेनिफिशियल साबित हो सकता है। तो इस तरह की सारी चीज़ें जो है हम सॉलिड वर्क्स में परफॉर्म कर सकते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि आगे जो है ना सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह इसको विजुअलाइजेशन इसकी किस तरह होती है, किस तरह हम इसको व्यू कर सकते हैं, किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इनिशियली इसका ये है कि सॉलिड वर्क एक 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है जो कि अच्छा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन की अगर बात कर लें तो इसमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग का मतलब ये है कि आप एक सॉफ्टवेयर की मदद से एक 3D मॉडल तैयार करें जिससे आप एनालाइज कर सकें, ठीक है। और इसी तरह एक और टर्म यूज़ होती है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग के अलावा, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। जब आपने वो 3D ऑब्जेक्ट डिज़ाइन कर लिया, देन आप उसे एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में, फिजिकल ऑब्जेक्ट की शक्ल में किस तरह लाते हैं, तो वो मशीन की मदद से या प्रोग्राम के जो होता है CNC जिस तरह मशीन होती है उसके ज़रिए आप एक 3D फॉर्म में उसको किस तरह ला सकते हैं। तो बेसिकली सॉलिड वर्क इसी तरह वर्क करता है, ठीक है। देन सॉलिड वर्क्स प्रेफरेबल क्यों है? इसके अलावा और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, लेकिन सॉलिड वर्क्स क्यों? पहला पॉइंट है इसका GUI, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने ऐसे भी चलाए हैं जिनका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बहुत ही भयानक होता है। मतलब उसमें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं और इतने कॉम्प्लेक्स किस्म के उसका इंटरफेस होता है कि उसे चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एक न्यू स्टूडेंट्स के लिए। तो हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमारा पहला सॉफ्टवेयर ऑटोकैड था। ऑटोकैड का GUI एज़ कम्पेयर टू सॉलिड वर्क्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और उसके अंदर कमांड्स और शॉर्टकट्स उसमें बहुत सारे हैं, तो वो इजीली यूजेबल नहीं होता हमारे लिए। ईजी टू यूज़ हमारे लिए सॉलिड वर्क्स और ऑटोकैड से, मेरे लिए तो ज़्यादातर और सॉलिड वर्क्स ज़्यादा बेहतर था ऑटोकैड के मुकाबले में। देन फिर आ जाती है बात डाइवर्सिटी की। सॉलिड वर्क्स के अंदर बहुत सारे 3D मॉडलिंग के अलावा और भी बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं जिनको हम दूसरे कामों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल का इसके अंदर एक मॉड्यूल है जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल सर्किट डिज़ाइन वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसके अलावा मैकेनिकल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें जो आगे मैं आपको दिखाऊंगा इसमें सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है। एनालिसिस के लिए यूज़ होता है ये। सिमुलेशन का एक इसके अंदर मॉड्यूल है। मोशन स्टडी इसके अंदर की जा सकती है कि अगर आप उसको RPM दे दें, रोटेशन पर मिनट उसको एक अलॉट कर दें, तो वो उस रोटेशन पे वो चीज़ घूमती हुई आपको नज़र आएगी जिस तरह इंजन वगैरह के अंदर होती है। देन इसके बहुत सारे मॉड्यूल और दूसरे भी हैं मेजरिंग वगैरह के लिए, और कैम के सॉफ्टवेयर, कैम के मॉड्यूल्स भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, अब सॉलिड वर्क्स के अलावा और कौन कौन से ऐसे फेमस कैड सॉफ्टवेयर्स हैं जो आप देख सकते हैं अपने बैचलर्स में? क्योंकि हमने भी जब स्टार्ट किया था तो हमारे जो फर्स्ट कैड का सॉफ्टवेयर था वो ऑटोडेस्क ऑटोकैड का था। दैन उसके बाद हमने PTC क्रियो भी जो है ना उसमें पढ़ा है। 7th सेमेस्टर में मैंने ये PTC क्रियो भी उसमें सीखा था। इसके अलावा ये 4 मैंने फेमस कैड सॉफ्टवेयर्स उठाए। ऑटोकैड सबको पता ही है कि ये ज़्यादातर लेआउट प्लानिंग वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, आर्किटेक्चर में इस्तेमाल होता है, और बेसिक 2D ड्राइंग्स जो है वो ऑटोकैड में इजीली बन जाती हैं। PTC क्रियो भी सॉलिड वर्क्स की तरह ही एक
3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन इससे थोड़ा सा एडवांस है। और इसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी सिंपल है, बट ये ग्राफिकल इंटरफेस थोड़ा सा हैवी है, तो ये आर्म सॉफ्टवेयर जो है ना आर्म पीसीज को सपोर्ट नहीं कर पाता। फ्यूजन 360 ये भी एक जो है ना फेमस सॉफ्टवेयर है, और ये ऑनलाइन वर्क करता है। इसकी अपनी एक क्लाउड सर्विस है जिस पे आप अपने मॉडल्स वगैरह बना सकते हैं। इसी तरह ऑटोडेस्क माया है, जो कि थोड़ा सा इनफॉर्मल है, क्योंकि गेमिंग वगैरह के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। जो गेम डेवलपर्स होते हैं वो इसमें 3D मॉडल्स वगैरह वो क्रिएट करके उसको अपलोड करते हैं। तो ये 4 तरह के फेमस कैड सॉफ्टवेयर्स हैं। अब अगर हम बात करें कि स्कोप क्या है कैड सॉफ्टवेयर का, अब जैसे कि मैंने बताया कि इसका स्कोप डिफरेंट फील्ड्स में है। मैकेनिकल हो गई, मैकेनिकल में आपके पास बहुत सारे मैकेनिकल कंपोनेंट होते हैं, गियर्स होते हैं, और इससे रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़, वो सारे आजकल ये डिमांड करते हैं कि आपका कैंडिडेट जो है वो सॉलिड वर्क्स या इस तरह के कैड सॉफ्टवेयर में जो है ना वो हैंड्स ऑन उसकी प्रैक्टिस हो। ये आपकी सीवी में भी जो है ना काफ़ी काम आते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉनिक्स का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर सर्किट डिज़ाइनिंग वगैरह से रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ें। और इंडस्ट्रियल वर्क, जिस तरह मैंने जो प्रोजेक्ट किया, मुझे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उनको पता था कि मैं इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, तो उन्होंने मुझे यही देख के ये अलॉट किया प्रोजेक्ट, जो आप आगे मैं आपसे जो है ना शेयर करूँगा। इंडस्ट्रियल रैक्स के बारे में था, इंडस्ट्रियल रैक्स किस तरह डिज़ाइन होती हैं। उन्होंने सारी मुझे पहले ब्रीफिंग दी, देन उन्होंने मुझे डिमांड की कि मैं उन्हें 3D मॉडल उसका एक बना के उनको प्रेजेंट करूँ। देन आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए भी यूज़ होता है ये। आर्किटेक्चरल पर्पस मींस आप कोई हाउस डिज़ाइन कर रहे हैं, हाउस प्लान बना रहे हैं, तो ये किसी इंडस्ट्रियल अगर व्यू से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल लेआउट किस तरह होगा आपके फ्लोर का, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। देन 3D मॉडलिंग, बेसिक 3D मॉडलिंग, आप कुछ भी उसके अंदर गेम डेवलपमेंट में आ गई या कोई कंपोनेंट डेवलपमेंट हो गई, 3D मॉडलिंग उसमें भी सॉलिड वर्क्स बेहतर तौर पे जो है ना आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर बेसिक्स ऑफ कैड सॉफ्टवेयर में कुछ बेसिक स्टेप हैं जो कि मैं बताऊंगा कि अगर कोई भी आप कैड सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो तो आप उसके अंदर ऐसे कौन से बेसिक स्टेप है जिनको सीखने के बाद उस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हो। तो इसमें 2 चीज़ें होती हैं। पहली होती है 2D ड्राइंग और दूसरी होती है 3D मॉडलिंग। 2D ड्राइंग क्या होती है? एक टेक्निकल ड्राइंग होती है, जिस तरह आपने पुराने अपने कोर्सेज में पढ़ा होगा इंजीनियरिंग ड्राइंग के, कि आपके पास एक 2D ड्राइंग होती है जिसके आप डिफरेंट व्यूज़ देख रहे होते हैं, उसकी डायमेंशन डिफरेंट व्यूज़ के अंदर देखने के बाद आप प्लॉट कर रहे होते हैं। आइसोमेट्रिक व्यूज़ होते हैं, सही है, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस होती हैं, ऑर्थोग्राफिक व्यूज़ होते हैं। तो ये सारे व्यूज़ 2D ड्राइंग के अंदर होते हैं, जो आपको बता रहे होते हैं कि उसकी डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है, इसी तरह उन डायमेंशन को जब आप सॉफ्टवेयर में अपलोड करते हैं, उन्हीं डायमेंशन के साथ एक 3D मॉडल क्रिएट करते हैं, तो वो उसकी 3D मॉडलिंग हो जाती है। अब इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप जब कोई भी कंपोनेंट बना रहे हैं तो बेसिकली उसकी डायमेंशन आपको कंफर्म होनी चाहिए। डायमेंशन अगर एक्यूरेट नहीं होंगी तो वो कंपोनेंट आपके हिसाब से नहीं बनेगा। तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं जो कैड की बिल्कुल बेस है। आपके पास डायमेंशन होगी, आपके पास उसकी 2D ड्राइंग क्रिएट हो जाएगी, और उस 2D ड्राइंग से फिर आप देन 3D मॉडल उसका क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, कैड अगर सॉलिड वर्क्स की बात की जाए तो इसके अंदर 3 तरह की कैटेगरीज होती हैं। पहला होता है 2D स्केच, जो कि आप उस पर डेवलप करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर। स्केच बनने के बाद देन आप उसको एक्सट्रूड करते हैं एक 3D मॉडल की शेप में। और जब वो एक 3D मॉडल, एक 3D मॉडल एक असल में एक कंपोनेंट होता है, एक सिंगल कंपोनेंट। देन जब वो एक सिंगल कंपोनेंट बन जाता है तो आप उसके मल्टीपल कंपोनेंट बना के उसकी एक असेंबली भी क्रिएट कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर में जब जाएंगे तो सॉफ्टवेयर में इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली 3 कैटेगरीज हैं, और इसी पे जो है ना चलते हुए मैं आपको सॉफ्टवेयर वगैरह भी दिखा देता हूँ कि ये 3 कैटेगरी सॉफ्टवेयर में होती किस तरह है। ये हमारे पास सॉलिड वर्क्स का बेसिक इंटरफेस है, और ये होती है इसकी 3 कैटेगरीज, जिसमें बेसिक आ जाता है पहला पार्ट, असेंबली, देन ड्राइंग। वही चीज़ 2D स्केच, 3D मॉडल, असेंबली। अब इसके अंदर 2D स्केच के अंदर आपकी क्या चीज़ें आ जाती हैं? डायमेंशन और मेजरमेंट।
मैंने आपको बताया कि डायमेंशन और मेजरमेंट आपकी मस्ट है कि वो एक्यूरेट होनी चाहिए, देन फिर आप आगे उसको जो है ना 3D मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अदरवाइज इट विल बी क्रिएटिंग मच मोर एरर्स इन द डिज़ाइन और असेंबली। तो बेसिक आपका 2D स्केच होगा, अगर वो डायमेंशन पे परफेक्ट है तो आप उसको 3D मॉडल में कन्वर्ट करेंगे और डिफरेंट मल्टीपल 3D मॉडल मिलके एक असेंबली क्रिएट कर देंगे। 3 चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, पहला था पार्ट, देन असेंबली और ड्राइंग। अच्छा, सॉलिड वर्क्स के अंदर जो ड्राइंग वाला सेक्शन है वो असल में पार्ट्स या असेंबली की ही ड्राइंग होती है। पार्ट या असेंबली की ड्राइंग का मतलब ये है कि अगर मैंने कोई पार्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से, तो मैं उसकी ड्राइंग अपने पास बना सकता हूँ। मैं आपको एक कंपोनेंट दिखाता हूँ। फर्स्ट करें, मेरे पास ये एक कंपोनेंट है, बेसिकली एक थंबनेल है। तो अब सॉलिडवर्क्स में क्या होगा, इसकी जो ड्राइंग मैंने बनाई हुई है वो मैंने पार्ट के अंदर बनाई हुई है। अगर इस पार्ट वाले सेक्शन में मैं क्लिक करूं और इसको ओपन करूं तो क्या होगा, मेरे पास एक सिंपल इंटरफेस खुलेगा और इसमें अगर मैं कोई भी एक ऑब्जेक्ट बना लूं, मैंने इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, इसकी डायमेंशन मैंने अभी नहीं दी, ठीक है, और मैं सिर्फ आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि इसकी ड्राइंग किस तरह वर्क करती है। वेट अ सेकंड। अब जैसे कि आपको ये दिख रहा है, ये ड्राइंग इसने क्रिएट करना शुरू कर दी है यहाँ पर। तो बेसिकली जो ड्राइंग वाला पार्ट है इसके अंदर, कैटेगरी है सॉलिडवर्क्स के अंदर, वो किसी पार्ट या असेंबली से ड्राइंग क्रिएट करती है, मतलब वो रिवर्स चलता है। सही है, हमारे पास एक ड्राइंग किसी भी चीज़ की आती है और हम उससे पार्ट या असेंबली क्रिएट करते हैं, लेकिन सॉलिडवर्क्स में हम ड्राइंग किससे क्रिएट करते हैं, पार्ट या असेंबली से। ठीक है, इसी तरह इसके अंदर हम डायमेंशन वगैरह भी दे सकते हैं और उसके बाद इसकी जो है ड्राइंग क्रिएट हो जाएगी। मैं आपको एक ड्राइंग दिखाऊंगा भी जिसमें डायमेंशन वगैरह मैंने सारी चीज़ें डाली थी। ठीक है, तो बेसिकली सॉलिडवर्क्स के अंदर सिर्फ ये 3 कैटेगरीज होती हैं जिसके अंदर हम वर्क कर सकते हैं। अपने प्रोजेक्ट्स दिखाने से पहले मैं आपको इसका पूरा इंटरफेस पहले समझा देता हूँ कि सॉलिडवर्क्स का इंटरफेस किस तरह का होता है। बेसिकली ये तो सिंपल इसकी ओपनिंग विंडो होती है, सॉलिडवर्क्स लिखा हुआ है, डिसॉल्व सिस्टम का लोगो लगा हुआ है।
फाइल और उसके न्यू के अंदर ये 3 कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल होती हैं, पार्ट्स, असेंबली, ड्राइंग। तीनों कैटेगरीज के अंदर ऑप्शंस और हमारे पास मॉड्यूल्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अगर आप पार्ट के अंदर जा रहे हैं तो पार्ट के अंदर ऑप्शंस और मॉड्यूल डिफरेंट होंगे। असेंबली में जा रहे हैं, असेंबली के अंदर ऑप्शंस और मॉड्यूल डिफरेंट होंगे। ड्राइंग के अंदर आपने अभी देख लिया कि ड्राइंग के अंदर किस तरह होता है। ठीक है, मैं पार्ट पे जाता हूँ। ये इसका बेसिक इंटरफेस है। ऊपर सारे ये जो आपके पास दिख रहे हैं ये सारे इसके मेन्यूज हैं, मॉड्यूल्स अगर आप कह लें मॉड्यूल्स के लें से, और ये सारी इसके रिबन्स हैं। सो बेसिकली कोई भी कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए हमें उससे पहले स्केच करना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक रिवेट की। अगर मुझे एक रिवेट बनाना है तो मैं लाइन की कमांड लूंगा। अच्छा, अब इसमें एक ऑप्शन होता है, ये सारे रिबन्स के ये आप ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अंदर क्या है, आपके बेसिक्स टूल मौजूद है। अब इसका GUI आप एक दफ़ा गौर करें कि GUI अगर आपने ऑटोकैड का देखा हो तो उसमें बहुत सारे अपने टूल्स एक ही रिबन के अंदर मौजूद होते हैं, और वो सारा जो है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। अब इसमें क्या है, सिंपल टूल्स है और आपको एक ही जगह अवेलेबल है। अगर आप स्केच के सेक्शन के अंदर है तो सारे स्केच के टूल आपके पास अवेलेबल हैं। आप दूसरे सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको दूसरी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, हमने एक बेसिक स्केच यहाँ पर बनाया, ये रिवेट का हेड बनाया मैंने। अब अगर इसकी और डायमेंशन मजीद इसकी देनी है, जैसे फर्ज कर लेते हैं हमारे पास 30 मिलीमीटर का एक 30 मिलीमीटर यानी 60 mm का एक रिवेट है, रिवेट हेड है। ठीक है, और उसके ऊपर रिवेट की ठीक है, उसका हेड का डाया मैंने दे दिया, हेड का रेडियस 30 mm। देन मैंने उसे उसकी जो टेल है उसका दे दिया 15 mm। ठीक है, अच्छा ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि ये mm में है, क्योंकि मैंने इसकी यूनिट्स की सेटिंग पहले ही करी है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर वगैरह जब आप सीखेंगे, ये बेसिकली एक जो है ना इंट्रोडक्शन है। इसको आप ये नहीं समझिएगा कि आपको 1 घंटे में जो है ना पूरा सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा। ये बेसिकली एक इंट्रोडक्शन है कि कैड सॉफ्टवेयर वर्क किस तरह करते हैं और आगे आप इसे किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों डायमेंशन दे दी इसकी। जब डायमेंशन दे दी जाती है तो इसकी जो कलर है वो ब्लैक हो जाता है। यहाँ पर ये ब्लू है क्योंकि इस आर्क की डायमेंशन मैंने नहीं दी हुई, तो ये ब्लू हुई है। बाकी दोनों मैंने दे दिए डायमेंशन, तो वो ब्लैक हो चुके हैं। ठीक है, बाकी भी दे देते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, फुली डिफाइंड मॉडल हो गया। अब ये रिवेट, ये मैंने इस तरह हाफ क्यों बनाया है, ये था 2D स्केच। अगर आप देख सकते हैं तो ये 2D स्केच है। अब इसको मैं कन्वर्ट करने जा रहा हूँ 3D में। मैंने इसको हाफ इसलिए बनाया क्योंकि एक कमांड होती है रिवॉल्व बॉस बेस। यहाँ पर हम किसी भी कंपोनेंट को रिवॉल्व की कमांड लगा के उसको एक्सट्रूड करते हैं। पहले जो मैंने एक स्क्वायर बनाया था उसको मैंने सिंपल एक्सट्रूड किया था, तो वो एक बॉक्स की शक्ल में आ गया था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको
ये हमारे पास बेसिकली एक सिंपल डिज़ाइन है रिविट का, जो कि मैंने 3-4 स्टेप्स की मदद से बनाया है। अब इसका मैं स्केच अगर आपको यहाँ पर व्यू करवाऊँ, तो स्केच मैंने आधा इसलिए बनाया था क्योंकि मैं इसमें रिवॉल्व की कमांड इस्तेमाल करने वाला था। दो तरीके से आप इसको एक्सट्रूड कर सकते हैं, या तो रिवॉल्व से या फिर सिंपल बॉस बेस से। वो भी मैं करके दिखाया था, सिंपल वाला मैंने किस तरह किया था। मैंने लिया रेक्टेंगल। अब मैं इसको सिंपल एक्सट्रूड करूँगा। मैंने डायमेंशन नहीं दी, ज़रूरत नहीं है डायमेंशन की। मैं गया फीचर्स के अंदर, मैंने इसको एक्सट्रूड कर दिया। अब क्योंकि मुझे इसको रिवॉल्व नहीं करना, अगर मैं इस पर रिवॉल्व की कमांड लगाऊं तो ये किसी और तरह से एक्सट्रूड होगा। ठीक है, ये इस तरह सर्कल में एक्सट्रूड होगा अगर मैं इसको रिवॉल्व की कमांड लगाऊं। मुझे अगर इसको सिंपल करना है, देन मैं इसको डायरेक्ट एक्सट्रूड करूंगा दूसरी डायरेक्शन में। ठीक है, ये मेरे पास एक कॉम्पोनेंट बन गया। तो बताने का मकसद ये है कि सॉलिड वर्क्स का जो GUI है वो बहुत ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। तो इस पे जो है चीज़ें वो आसानी से बन जाती हैं। मेरे लिए तो ज़्यादा ईजी टू यूज़ सॉलिड वर्क्स था एज़ कम्पेयर टू अदर सॉफ्टवेयर। मैंने PTC क्रियो भी चलाया है। PTC क्रियो थोड़ा सा इससे ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फीचर्स तकरीबन इसके जैसे ही थे। और सॉलिड वर्क्स को चलाते हुए 2 साल हो गए। बाकी ऑटो कैड भी काफ़ी पहले मैंने यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। आपके जो आपका टास्क है उस पर डिपेंड करेगा कि आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहें। और दूसरी बात ये कि किसी की प्रैक्टिस अगर दूसरे सॉफ्टवेयर पे अच्छी है, मतलब मसलन एक आर्किटेक्चर का स्टूडेंट है, वो ऑटो कैड पर ज़्यादा कमांड रखता है, तो लाजमी नहीं कि वो सॉलिड वर्क्स इतना अच्छा चला ले। हो सकता है उसे ऑटो कैड ज़्यादा जो है ना ईजी टू यूज़ रखता हो। तो डिपेंड करता है। लेकिन वही बात है कि फर्दर उसकी लिमिटेशंस है कुछ। ऑटो कैड की भी लिमिटेशंस हैं, सॉलिड वर्क की लिमिटेशंस हैं। तो परफेक्ट तो कुछ भी नहीं है। जो सॉफ्टवेयर आप अपने माइंड से अपने आइडियाज़ लगा के इस्तेमाल कर सकते हैं बेहतर, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप वही यूज़ करें। ठीक है, अब मैं आपको कुछ अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स भी दिखा देता हूँ। इन लोगों को भी मैंने 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। कुछ मेरे पर्सनल बेसिक से प्रोजेक्ट्स हैं, और कुछ एजुकेशन से रिलेटेड है जो मैंने 7th सेमेस्टर में हमारे जो कोर्स था कैड कैम का, उसके अंदर बनाए थे। देन फिर मेरे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट हैं जो अभी मेरे रिसेंटली चल रहे हैं, तो मैं उनके बारे में भी जो है ना आपको बताऊँगा। ये एक सिंपल थंबनेल वाला डिज़ाइन है जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले दिखा चुका हूँ। अगर इसकी मैं आपको ड्राइंग दिखाऊँ, तो इसका स्केच भी मैंने सेम उसी तरह ड्रॉ किया जिस तरह मैंने रिवॉल्व की कमांड से दूसरा वाला ड्रॉ किया था। मॉडल मैनिया के भी मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट डिज़ाइन किए थे। ये मॉडल मैनिया असल में सॉलिडवर्क्स का जो है ना एग्ज़ाम होता है, उसके अंदर ये सारे कंपोनेंट जो है ना आपको मिलते हैं कि आप इसे डिज़ाइन करें।
सर्टिफिकेशन के लिए कुछ लोग करते हैं, हमारे भी बैच के कुछ लड़कों ने की थी सर्टिफिकेशन इसकी, तो नैफटेक भी करवा रही है। तो आप अगर चाहें तो ये जो है ना मॉडल मेनिया का ये एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं सर्टिफिकेशन के लिए। तो ये इस तरह के बेसिक मॉडल होते हैं, उसमें ये सारी चीज़ें उसमें डिज़ाइन की जाती हैं, फिलेट्स वगैरह इसमें लगे हुए हैं, ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा एक बड़ा लेंदी मेरा एक प्रोजेक्ट था जो बेसिकली एक V6 इंजन था। इस वक्त जो चीज़ आप देख रहे हैं ये है असेंबली। सॉलिड वर्क्स के अंदर जो दूसरी कैटेगरी थी असेंबली की, ये वो है, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल की है। मैं आपको सिंपल लेवल की भी एक दिखाऊंगा। ये है V6 इंजन और ये सारे इसके कंपोनेंट साइड में अगर आप देख सकते हैं। मैं इसको तो ये मेरा पर्सनल प्रोजेक्ट था, मैंने पर्सनली इसको डिज़ाइन किया, ट्यूटोरियल्स वगैरह देख के, यूट्यूब से ट्यूटोरियल वगैरह देख के मैंने इसको जो है ना डिज़ाइन किया था। तो इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। इसमें बहुत सारे टूल्स ऐसे थे जो मैंने इसको डिज़ाइन करते हुए सीखे, ठीक है। और ये फुल्ली फंक्शनल है। इसमें जो मोशन स्टडी वगैरह है वो अगर लगा दी जाए तो ये बेसिकली वर्क करता है। सिस्टम थोड़ा सा हैंग कर रहा है, लेकिन अगर आपको दिख रहा है ये चलता हुआ। जी जी सर, दिख रहा है। तो ये इस तरह वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक बहुत ही एडवांस कॉम्प्लेक्स असेंबली थी, लेकिन यकीन माने इसको बनाने में इतना जो है ना कॉम्प्लेक्सिटी महसूस नहीं हुई, क्योंकि कंपोनेंट टू कंपोनेंट ये जो है ना बहुत इजी था। ये जब सारे कंपोनेंट मैंने कंपाइल किए जब जाके थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और हैवी हो गया, लेकिन ये बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग था प्रोजेक्ट मेरा, और ये पर्सनल प्रोजेक्ट था V6 इंजन का, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस है, मैं आपको दूसरे प्रोजेक्ट भी दिखाता हूँ। ये मेरे पर्सनल प्रोजेक्ट है। अगर मैं एजुकेशनल प्रोजेक्ट्स आपको दिखाऊं जो हमारे 7 सेमेस्टर में हमारे कोर्स के अंदर थे, वो थे फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्होंने ये वाला जॉइंट शायद पढ़ा हो, नकल जॉइंट कैड कैम के कोर्स के अंदर। तो ये इस तरह की जो है ना ये इसकी असेंबली है। इसमें 3-4 तरह के कंपोनेंट हैं, इन सारों की जो है ना यहाँ पर एक असेंबली क्रिएट हुई है। इसी तरह ये एक बॉल बेयरिंग की असेंबली है। इसमें भी 3-4 कंपोनेंट इस्तेमाल हुए हैं और बेसिक टूल्स को इस्तेमाल करते ही मैंने इसे बनाया है। अच्छा, ये डिज़ाइन जितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है ये असल में इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ सॉलिड वर्क्स में जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। सॉलिड वर्क्स और दूसरे कैड कैम के सॉफ्टवेयर्स में एक और चीज़ होती है जिसे कहते हैं पैटर्न।
इसमें आप एक कंपोनेंट को बना के उसके मल्टीपल कॉपीज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, आपका काम आसान हो जाता है। अब ये जो डिज़ाइन बना हुआ है, इसमें ये जितने भी बॉल बेयरिंग्स हैं, ये सारी एक की ही कॉपी है। तो ये कुछ पर्सनल और ये मेरे प्रोजेक्ट्स। अगर आपको मैं रीसेंट प्रोजेक्ट दिखाऊं, तो रीसेंट जिस प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा था, वो एक इंडस्ट्रियल रैक्स का प्रोजेक्ट था। इस तरह के कुछ रैक्स थे जो मैंने डिज़ाइन किए थे, सॉलिड वर्क्स पर ही डिज़ाइन किया था मैंने इसे और असेंबल किया था अपने प्रोजेक्ट में। प्रोबेशन पीरियड जब मेरा एंड हुआ था, जब ये प्रोजेक्ट जो है ना मैंने प्रेजेंट किया था। ये उसकी फाइनल असेंबली थी। अगर ये आपको दिख रहा हो तो ये असल में कंपस पाकिस्तान जो है वो प्लास्टिक फिल्म मैन्युफैक्चरर है, फ्लेक्सिबल फिल्म जिसे कहते हैं। तो उनको इन्वेंट्री अपनी स्टोर करने के लिए स्टोरेज रैक्स वगैरह रिक्वायर्ड थे। तो ये कुछ उन्होंने जो है ना रिक्वायर किया था मुझसे, तो मैंने फाइनल उनको प्रेजेंट किया था। इस प्रोजेक्ट को करने से पहले मैंने उसका एक लेआउट प्लान भी बनाया था। वो सॉलिड वर्क में, हालांकि लेआउट प्लान जो है वो ज़्यादातर ऑटो कैड के अंदर बनते हैं। उस वक्त मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं ऑटो कैड वगैरह का जो है ना दोबारा रिवाइज़ करता। तो मैंने ईज़ी यही समझा कि सॉलिड वर्क में ज़्यादा बेहतर हो सकता है ये। तो मैंने लेआउट भी इसका जो है वो सॉलिड वर्क में बना लिया था। डिपेंड ये करता है कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा आता है। मेरे एक फ्रेंड ने लेआउट प्लान माइक्रोसॉफ्ट विजियो में बनाया था। विजियो ज़्यादातर लोगों ने सुना भी नहीं होगा उसका नाम, और मैंने भी कभी यूज़ नहीं किया, लेकिन उसने उसका लेआउट प्लान अपना विजियो में बनाया। विजियो ज़्यादातर यूज़ होता है हायरार्की शो करने के लिए। डिफरेंट कैटेगरीज हायरार्कीज वगैरह उसमें बनती हैं, प्रोसेस फ्लो डायग्राम्स उसके अंदर बनती हैं, तो वो सारी चीज़ें। और उसके अंदर उसने लेआउट एक पूरा बना दिया था फ्लोर का। तो डिपेंड ये करता है कि आपको सॉफ्टवेयर कौन सा अच्छा आता है। आप जिस सॉफ्टवेयर में अच्छे हो, आप उसको ईजिली उसके अंदर अपना टास्क जो है वो परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये उसकी एक एडवांस फॉर्म है, अपग्रेडेड। इस रैक के अंदर क्या है, इस रैक को मैंने डिटैचेबल बनाया है। मतलब ये एक कंपोनेंट है इसका, इसके मल्टीपल कंपोनेंट इसके ऊपर भी रखे जा सकते हैं और इसके बराबर में भी। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है वो सॉलिडवर्क्स में बनाई है मैंने, और ये मैंने खुद डिज़ाइन करी है। ठीक है, तो डिपेंड ये करता है कि आपका प्रोजेक्ट जिस भी तरह का है, आप उसको किस तरह सॉफ्टवेयर को आप यूटिलाइज करते हो जो आपको बेहतर आता है। एक वीडियो में प्ले कर रहा हूँ, ये है गियर असेंबली की। इस तरह के गियर और उसकी असेंबलीज और उसके अंदर मोशन स्टडीज़ भी सॉलिड वर्क के अंदर जो है ना परफॉर्म की जा सकती हैं। ये मोशन स्टडी का था, और इसके अलावा सिमुलेशन भी हो सकती हैं, मटेरियल टेस्टिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें, लोड बेयरिंग स्ट्रेस, स्ट्रेस स्ट्रेन, लोड बेयरिंग स्ट्रेंथ वगैरह, वो सारी चीज़ें सॉलिड वर्क जो है ना ईजिली परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, तीसरा कंपोनेंट मैंने आपको बताया था, उसका कंपोनेंट ड्राइंग का जो था, जिससे हम पार्ट या असेंबली से जो ड्राइंग क्रिएट करते हैं, तो वो ड्राइंग कुछ इस तरह की होती है। डायमेंशन वगैरह लगाने में थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, बाकी जिस तरह उसमें ड्राइंग बनी हुई थी उस सेम इसी तरह है। ये एक कंपोनेंट के डिफरेंट व्यूज़ हैं। ये इसका आइसोमेट्रिक व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है, और ये इसका साइड व्यू है।
तो डिफरेंट व्यूज देने का मकसद यही होता है कि उसकी डायमेंशन हर एंगल से डिफरेंट हो सकती है, सही है। इस तरह देखने पर ये कोई और ही कंपोनेंट लग रहा होता है। और टॉप व्यू से देखने में दूसरा कंपोनेंट। सो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट डिफरेंट मेजरमेंट के साथ अगर आपको उसकी एक्यूरेट मेजरमेंट पता है तो आप उसे कैड कैम के सॉफ्टवेयर में इजीली बना सकते हैं। चलो जी, अब कुछ क्वेश्चन अगर आपके एंड से हो कुछ। हो गए क्या सारे? मैंने सबके माइक सबके ऑन कर दिया कि किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। देखिए, 1 घंटे के सेशन में जो है ना एक एडवांस सॉफ्टवेयर समझाना बहुत ही मुश्किल काम है। मतलब इसको सीखने के लिए टाइम चाहिए और बहुत सारे ऐसे हैं प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप इसको जो है ना ईज़िली सीख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक इंट्रो था कि सॉफ्टवेयर किस तरह वर्क करता है, आप इसको किस तरह यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अस्सलाम बाद वालेकुम। इंडस्ट्री की जो है ना रिक्वायरमेंट होती है। जी वालेकुम सलाम। जी शुएब भाई, क्या हाल है, ठीक हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बता दें शुएब भाई कि प्लेटफॉर्म का जैसे आपने बताया ना, तो हम अगर सीखना भी चाहे तो किन प्लेटफॉर्म को हमें प्रेफर करना चाहिए? जैसे आपने नेवटेक का बताया, तो उसके हवाले से थोड़ा सा बता देना कि क्या प्रोसीजर है, कौन से कोर्सेज को हमें अप्रोच करना है, ट्यूटोरियल भी देखना है यूट्यूब पे, तो कौन से जो है ना हमारे लिए बेस्ट ट्यूटोरियल्स होंगे, तो इसका ज़रा बता दें। देखो, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म तो जो है ना यूट्यूब है। एक तो वो फ्री है और उसमें डाइवर्सिफाइड कंटेंट आपको मिल जाएगा। इंडियन यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, कोई अमेरिकन यूट्यूबर्स मिल जाएंगे, वो बहुत ही अच्छा समझा देते हैं, उससे कोई इतना मसला नहीं है। इंडियन यूट्यूबर एक चैनल था कैड कैम ट्यूटोरियल्स के नाम से, मैंने वहाँ से स्टार्ट किया था। वो सिंपल 2 to 3 मिनट्स की वीडियोस थी और उसके अंदर एक एक टूल्स जो है ना वो समझाया हुआ था कि ये किस तरह काम करता है। तो उससे भी हो सकता है। इसके अलावा जो नैवटेक का कोर्स है वो सर्टिफिकेशन का कोर्स है। नैवटेक का कोर्स भी अच्छा था, मैंने कोर्स वाला लिया नहीं, लेकिन हमारे काफ़ी मेरे जो बैचमेट थे उन्होंने लिया भी था वो कोर्स, और उसमें भी काफ़ी सारी उनको जो है ना हेल्प मिली और सर्टिफिकेशन अलग मिली उनको। ठीक है, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब इज़ द बेस्ट वन। और यूनिवर्सिटी में इस तरह सिखा देते हैं जिस तरह आप मतलब जो प्रोजेक्ट्स वगैरह आपने किए, इस तरह सिखा देते हैं, या बस ओवरव्यू वगैरह देते हैं जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में ऑटोकैड वगैरह पढ़ाया था? यार यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो सिर्फ आपको ओवरव्यू देंगे। देखो, वहाँ पर जो है ना ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि फिर स्टूडेंट्स के लिए जो है ना पास करना मुश्किल हो जाएगा। मैं आपको एक प्रोजेक्ट दिखाता हूँ जो सर नबील ने मुझे दिया था, मतलब पूरी क्लास को दिया था, लेकिन वो कोई कर नहीं पाया। स्क्रीन शो हो रही है? जी जी, शो हो रही है। अब ये प्रोजेक्ट देखें, ये है ओपन एंडेड लैब जो 7 सेमेस्टर में हमें मिली थी। ठीक है, अब इसमें 2 कंपोनेंट हैं, एक ये कंपोनेंट है। अब ये इसमें देख सकते हैं क्या, इसमें क्या है, एक कंपोनेंट है, उसकी डायमेंशन दी हुई है। अब इसमें हर चीज़ की डायमेंशन दी हुई है, आप किसी भी चीज़ की डायमेंशन को मिस नहीं कर सकते अगर आपको एक एक्यूरेट कंपोनेंट बनाना है। ठीक है, तो एक तो ये कंपोनेंट है, बाहर दिखने में इतना ज़्यादा स्कैरी नहीं लग रहा, स्कैरी ये वाला लग रहा है। ठीक है, दिख रहा है? ये हमारी ओपन एंडेड लैब के 2 कंपोनेंट सर ने दिए थे, 10 मार्क्स थे उनके, और कोई भी नहीं बना पाया था पूरी क्लास में। ठीक है, तो डिपेंड करता है। अब देखो, सारे स्टूडेंट्स इतने शार्प नहीं होते, सारे सॉफ्टवेयर में इतने अच्छे भी नहीं होते। सिर्फ आप जो है ना 6 महीने के जो है ना सेमेस्टर के अंदर पूरा पूरा कोर्स के अलावा जो है ना एक सॉफ्टवेयर नहीं सीख सकते, उसको आप पर्सनल पेस पे ही कर सकते हो। ठीक है, तो बहरहाल मैंने ट्राई किया, मैंने दोनों बना लिए थे, और फिर मुझे पूरे मार्क्स भी मिल गए थे। तो ये डिपेंड करता है, सारे स्टूडेंट एक जैसे नहीं होता, तो वो उस लिहाज से आपको पढ़ाते हैं। तो आप सेल्फ पेस रखो, आपको जितना ज़्यादा समझ में आ रहा है आप पर्सनल उसको जो है ना बनाओ,
प्रैक्टिस में लाओ, आपकी जितनी अच्छी लर्निंग होगी आपको उतना अच्छा समझ में आएगा। लेकिन यूनिवर्सिटी वाले मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं कि इतना डीप में इतना कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं पढ़ाएंगे। अस्सलाम और कोई वालेकुम। सवाल? वालेकुम अस्सलाम। शुएब भाई, ओवरऑल सेक्शन बड़ा प्रोडक्टिव रहा। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। अभी मैं जहाँ इंटर्नशिप कर रहा हूँ वो कंसल्टेंट कंपनी है। वो इनका एक सेक्शन है एमईपी का। एमईपी स्टैंड्स फॉर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग की, वहाँ डिज़ाइनिंग होती है। तो मैकेनिकल के अंदर एचवैक और डक्टिंग की डिज़ाइनिंग आ जाती है, और आपकी प्लम्बिंग में डिफरेंट ड्रेनेज की पाइपिंग वगैरह। तो मेरा ये सवाल था कि उसमें तो हम लोग कैट को इस्तेमाल करके 2D ड्राइंग्स बना लेते हैं। अगर वहाँ हमारे को कस्टमर की डिमांड होती है तो रिविट का इस्तेमाल करके हम लोग 3D ड्राइंग्स बनाते हैं। तो अभी इससे पहले मैं एक जगह वहाँ इंटर्नशिप की थी, तो वहाँ प्रोसेस के अंदर एक ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि हमारे को पाइप जो हमारा था उसके अंदर हमारे को टेम्परेचर मेंटेन करना था। मतलब फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट टू द एंड पॉइंट हमारे को टेम्परेचर को मेंटेन करके चलना था, और वो टेम पाइप की जो लेंथ थी अराउंड 3 to 4 किलोमीटर थी। तो उसको हमारे को वन पॉइंट से एंड पॉइंट तक एक टेम्परेचर मेंटेन करना था। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये जो टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, पाइप के ऊपर थर्माकोल चढ़ाया हुआ है या फिर दूसरी तरीके से कवर किया हुआ है, ये हम लोग डिजाइनिंग मतलब कैलकुलेशन करते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो इसके लिए क्या ये सॉलिड वर्क इस्तेमाल होता है एनालाइज करने के लिए? अच्छा, ये आपने इंटर्नशिप कहीं ये फोटो में तो नहीं करी? फौजी टर्मिनल में? जी, फौजी मैंने टर्मिनल? पहले गेट्रॉन के अंदर की थी और अभी ईए कंसल्टेंट में। अच्छा अच्छा। मैंने इसी तरह की एक चीज़ देखी थी फोर्टको में, फौजी ऑयल टर्मिनल जो था वहाँ पर भी एक 4 किलोमीटर की एक लंबी पाइपलाइन थी जिसमें से पेट्रोल वगैरह जो है ना वो ट्रांसपोर्ट करते थे। तो उसमें भी ये सारी चीज़ें देखी थी, मेरे को उसकी आपकी बात से वही चीज़ याद आ गई। तो यार सॉफ्टवेयर के अंदर जो है ना मटेरियल की एक मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के नाम से एक पूरी जो है ना उसकी लाइब्रेरी है, डिफरेंट मटेरियल उसमें अवेलेबल है। तो अगर आपको कोई डिफरेंट मटेरियल उस पर टेस्ट करना है तो आप सॉलिड वर्क्स में वो तो कर सकते हो। बाकी चीज़ें कि वो कितना प्रेशर हैंडल कर पाएगी वो चीज़ें वो भी उसमें हो जाएंगी। लेकिन आप उसमें थर्माकोल चढ़ा दो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, या आप उसको कवर कर दो तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सॉलिड वर्क्स ये नहीं बता पाएगा। ठीक है, मटेरियल प्रॉपर्टी को तो वो बता देगा। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सॉलिड वर्क्स के अंदर यहाँ पर एक लाइब्रेरी होती है मटेरियल्स की, जिसमें आप मटेरियल को एडिट कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल है, जो जिन जिन की आप बात करें वो सारे यहाँ पर तकरीबन मौजूद होंगे। ठीक है, यहाँ पर स्टील, आयरन, एल्यूमिनियम एलॉय, कॉपर, टाइटेनियम, जिंक, अदर प्लास्टिक, इवन प्लास्टिक के भी जो है मटेरियल्स यहाँ पर मौजूद हैं। ठीक है, अब आप इन कंपोनेंट्स को अपने उस डिज़ाइन के अंदर अप्लाई करके आप इसकी सिमुलेशन करके देख सकते हो कि इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, सिमुलेशन का मेरे पास इस वक्त जो है ना वो है नहीं मॉड्यूल मौजूद, तो वो सिमुलेशन से पता चल सकता है कि वो किस तरह रिएक्ट करेगा उस सिचुएशन के अंदर, उस टेम्परेचर के अंदर। और आप उसे पर्सनली आप अपने मटेरियल को उसमें अप्लाई करके देन उसके ऊपर टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे मटेरियल्स के अंदर मौजूद हैं। ठीक है। तो आपको इस चीज़ का कोई अंदाज़ा है कि मतलब इस चीज़ के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है एनालाइज करने के लिए कि हमारे को अगर इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है तो इसके लिए क्या चीज़ इस्तेमाल की जाती है? यार मैंने सॉलिड वर्क्स में तो ये चीज़ देखी है, बाकी सॉफ्टवेयर का मुझे आइडिया नहीं है कि उसमें किस तरह ये चीज़ें होती हैं। ओके ओके। ओके इसमें तो ओके। सिमुलेशन वाला जो मॉड्यूल है ना वो इसमें परफॉर्म कर लेता है। ओके ओके। थैंक यू थैंक यू। अगर और किसी का क्वेश्चन है कोई तो पूछ सकता है।
आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, सो हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं. सो थैंक यू फॉर all joining today webinar, and a big thanks to our speaker Zoeb bhai for sharing their valuable information and knowledge, making this session so informative. And last में मैं invite करूँगा हमारे president को, रज़ा भाई को, for ending note. रज़ा भाई. जी अस्सलाम वालेकुम शेख भाई, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम. और आज का काफ़ी अच्छा रहा सेशन में, पूरे सेशन में शुरू से ही था, और मतलब पूरी स्लाइड्स वगैरह काफ़ी अच्छी इंफॉर्मेटिव स्लाइड्स थी आपकी, और आपने जब प्रोजेक्ट्स दिखाए, इट वाज अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन. और इससे मतलब काफ़ी कुछ सीखने को भी मिला है बाकी स्टूडेंट्स को जो भी वेबिनार ले रहे थे. तो इंशाल्लाह होप कि वो अपनी बिल्ड करेंगे और प्रोफेशनल लाइफ के थ्रू और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से इसको और डीपली अंडरस्टैंड करके एप्लीकेबल बनाएंगे. Thank you once again to all of you and Shoaib bhai, thank you for your cooperation. थैंक यू एवरीवन. बस लास्ट नोट में ये कहूँगा कि किसी भी एक चीज़ पर रिलाय ना करें, अपने स्किल्स को बेटर करें हर सॉफ्टवेयर में जिस पे आप अच्छे हैं. बेसिकली इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो हर जगह सॉलिडवर्क और इस तरह के सॉफ्टवेयर रिक्वायर करें. बेसिक रिक्वायरमेंट वही होती है, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है ना वो ज़्यादा चलाना आना चाहिए. बाकी ये सारे जितने भी हैं ये आपकी अपनी स्किल्स हैं. अगर आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, आप किसी सॉफ्टवेयर में अच्छे हैं, आप उसको अपनी CV में ऐड करें. और इंडस्ट्री वाकई इसको रिक्वायर करती है. मुझे भी काफ़ी कॉल्स आई हैं इस बारे में कि आपने जो है ना सॉलिडवर्क्स या ऑटोकैड पढ़ा हुआ है तो आप लेआउट डिज़ाइन कर सकते हैं. इस बेस पर मुझे जो है ना कॉल उन्होंने करी है. आपको पता है कि हमारी डायरेक्टरी बनती है पूरी, दाऊद सर की जो पूरी डायरेक्टरी वो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री जाती है. तो ये आपकी CV में एक जो है ना एक प्लस पॉइंट होती है. ठीक है, तो इसे लाजमी शामिल करें. सॉलिडवर्क्स हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो जिसमें आप अच्छे हैं, तो वो आपको जो है ना एक प्लस पॉइंट दे देता है आप आगे बढ़ने के लिए. ठीक है, आपके CV को. तो गुड लक टू एवरीवन और थैंक यू फॉर द सेशन. अच्छा लगा कि यार इतने सारे जो है ना इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं इस फील्ड के अंदर भी. तो गुड लक टू यू ऑल. थैंक यू. थैंक यू शोएब भाई, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. थैंक यू. Thank you so much. Allah Hafiz.